ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं या आपको कोई बोलने नहीं आएगा, आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर्स लाइफ व्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टमार्टम केयर के बारे में, यानी कि आफ्टर डिलीवरी माँ का ध्यान कैसे रखा जाता है, यानी कि आपको अपना ध्यान कैसे रखना है आफ्टर डिलीवरी। मोस्टली देखा जाता है कि बेबी होने के बाद सभी का फोकस बेबी पर होता है, बट इस बीच में हम ये भूल जाती हैं कि जितनी केयर बेबी को चाहिए होती है उतनी ही केयर माँ को भी चाहिए होती है इनिशियल डेज में, एंड स्पेशली अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन के थ्रू हुई थी, एंड अभी मुझे ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो मैंने अपना ध्यान कैसे रखा, मैंने किन बातों का ध्यान रखा आफ्टर डिलीवरी, वो सारी चीज़ें मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें पहले टिप की, तो सबसे पहले जो आफ्टर डिलीवरी आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको फूड एंड वाटर दोनों अवॉइड करना है। कोई किसी प्रकार का खाना या फिर लिक्विड नहीं लेना है आपको कम से कम 10 से 12 घंटे तक। मेरी जो डिलीवरी है वो रात को 9:30 बजे हुई थी, एंड मुझे उन लोगों ने सुबह 9 से 10 बजे के लगभग जूस या फिर सूप या फिर पानी पीने के लिए अलाउ किया था। और इस बीच में ये 9 से 10 घंटे मैंने कुछ भी ना खाया था ना पिया था, इसलिए आपको एनर्जेटिक रखने के लिए वो लोग अलग से फ्लूइड चढ़ाते हैं, आपको उसके थ्रू एनर्जी मिलती रहेगी। मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले सूप पिया था, एंड मुझे उसके बाद वॉमिटिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा था कि मैं लंच में सेमी सॉलिड से स्टार्ट कर सकती हूँ, यानी कि खिचड़ी या फिर दलिया टाइप का कुछ भी ऐसा ले सकती हूँ। तो मैंने लंच में खिचड़ी खाया था, एंड मुझे उसके बाद भी वॉमिटिंग नहीं हुई थी। तो डिनर में उन लोगों ने मुझे कहा था कि मैं चपाती वगैरह ले सकती हूँ, बट फिर भी मैंने डिनर में भी सेमी सॉलिड फूड ही खाया था। मैंने रात को भी खिचड़ी ही खाई थी। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो आप धीरे धीरे से पहले लिक्विड देन सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड पे कंटिन्यू करें, लेकिन अगर आपको वॉमिटिंग नहीं होती तो आप आराम से खा पी सकती हैं आफ्टर 10 to 12 आवर्स ऑफ डिलीवरी। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके स्टिचेस आते हैं तो उस पर किसी प्रकार को प्रेशर ना पड़े, आपको बार बार बेड से उठना ना पड़े, आपको यूरिन पास करने के लिए ना जाना पड़े, आपको स्टूल पास ना करना पड़े, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए वो लोग पहले ही मना कर देते हैं कि आप खाना पीना बंद कर दो, जिससे आपको बार बार वॉशरूम वगैरह यूज़ ना करना पड़े एंड बेड से ना उठना पड़े। बात करें अगर दूसरे टिप की, तो वो ये है कि आपको आपकी डिलीवरी के 4 से 5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा लाइट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना है अपने लेग्स का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमको एनेस्थीसिया पड़ता है तो हमें जो हमारा नीचे वाला बॉडी का हिस्सा है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है, वो पूरा नम हो जाता है। मैं तो अपनी सिस्टर से पूछ रही थी कि वाकई में मेरे लेग्स प्रेजेंट हैं या नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि नीचे वाला हिस्सा है भी या नहीं है। तो उस नमनेस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से 5 घंटे के बाद ऑपरेशन के धीरे धीरे अपने लेग्स को जो है लेटे लेटे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, जिससे कि आपकी जो नमनेस है वो जल्दी रिकवर हो। ये अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है आपकी नमनेस जाने में, एंड आपको और भी ज़्यादा समय लगेगा अपने पैरों पर खड़े होने में। ये डिलीवरी रात को 9:30 बजे हुई थी, तो मैंने नाइट में 3 to 4 o'clock के अराउंड अपनी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी थी। मुझे कुछ फील तो नहीं हो रहा था, बट मेरा माइंड वर्क कर रहा था, तो ज़बरदस्ती मैं अपने लेग्स को रोटेट कर रही थी, क्योंकि उसे वाकई में वो काम भी किया था। एंड मेरी जो नमनेस है वो काफ़ी मॉर्निंग में आई थिंक 6 to 7 के अराउंड सारी नमनेस ख़त्म हो गई थी, और मैं अपने लेग्स को एंड नीचे वाले हिस्से को फिर से फील करने लगी थी। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी भूलें ना। बात करें अगर तीसरे टिप की, तो वो ये है कि आपको कब खड़ा होना है एंड कब आपको चलना स्टार्ट कर देना है आफ्टर डिलीवरी। मेरी डिलीवरी रात को हुई थी, एंड मैं मॉर्निंग सुबह 6 बजे के अराउंड सबसे पहली बार अपने बेड से उठी थी, एंड वो काफ़ी पेनफुल था। मैं सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैंने कोशिश की, फिर भी मेरा हाथ जो है वो डायरेक्टली स्टिचेस पे जा रहा था। मैंने पहले बेंडिंग करी थी एंड धीरे धीरे कोशिश करी कि मैं स्ट्रेट खड़ी रहूँ। इतना दर्द होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही दर्द को भी दर्द काटता है। जितना आप बेड पर लेटी रहेंगी आपका जो दर्द है वो और बढ़ेगा। आप जितनी जल्दी कोशिश करेंगी बेड से उठने की, उतना ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है बॉडी में बहुत अच्छे से बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको
खड़े होने के बाद आपको छोटे छोटे से वॉक्स करने हैं या फिर किसी सपोर्ट का सहारा लेके आप ट्राई कर सकती हैं। ज़्यादा लंबे लंबे स्टेप्स को बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, छोटे छोटे स्टेप्स को रख के आपको धीरे धीरे से वॉक करना है। इससे आपको जो रिकवर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। बात करें अगर नेक्स्ट स्टेप की, तो वो ये है कि आपको अपने स्टिचेस का ध्यान कैसे रखना है। फ्रेंड्स, स्टिचेस को सही होने में ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता है, बट जो स्टिचेस हैं वो कटने में लग जाता है 1 वीक। मुझे 1 वीक के बाद डॉक्टर ने बुलाया था स्टिचेस को कट करने के लिए, एंड 4 दिन के बाद मेरी पट्टी चेंज की गई थी और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सा पट्टी लगाई गई थी, जिससे कि आप जब नहाते हो तो उस पर पानी ना पड़े। एंड मुझे कहा गया था कि जब भी मैं नहाऊं तो मैं किसी ड्राई कपड़े से उस पर डैब कर दूं, ताकि वो जो भी वहाँ पे एक्सेस अमाउंट में पानी रहेगा वो भी ऑब्जर्व कर लेगा कपड़ा, तो उससे थोड़ा सा इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा जब आपका 7th डे में स्टिचेस जब कट जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ लगेगा वो हील होने में। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वो धीरे धीरे स्टिचेस अपने आप से डिजोल्व हो जाते हैं। बस थोड़ी सी इचिंग होती है, जैसे जैसे वो सूखने लगता है एंड रिकवर होने लगता है। तो आपको बिल्कुल भी उसे इचिंग नहीं करनी है अपने फिंगर से। अगर आपको ज़्यादा इचिंग होती है तो आप उस पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लीजिएगा, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो सेकेंड प्रॉब्लम ये आती है कि हम बहुत ही मतलब जल्दी ना हमें लगने लग जाता है कि हम ठीक होने वाले हैं और हम रश में सारे काम करने लग जाती हैं। बट आपको यहाँ पर केयर ये रखनी है कि आपको बिल्कुल उठने और बैठने का भी ध्यान रखना है। आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, अगर हो सकता है तो लिफ्ट का यूज़ कीजिए, और अगर नहीं तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप्स से सहारा लेके ही सीढ़ियाँ चढ़नी है। एंड उसके अलावा आप जब बेड पर सोती हैं या उठती हैं बेड पर, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से केयरफुल रहना है जैसे आप प्रेगनेंसी के दौरान रहती थी। बिल्कुल साइडवेज में होके आपको आराम से उठना है। एंड कोशिश कीजिए कि जब भी आप उठें और सोएं तो आपका जो हाथ है वो लोअर टमी पर, जहाँ पे आपके स्टिचेस आए हैं वहाँ पर आप दोनों अपने हाथों को सपोर्ट करके फिर ही उठें। इससे आपको पेन नहीं होगा। एंड इससे एक बेनिफिट ये भी रहेगा कि आपके जो स्टिचेस हैं वो खुलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आपको सोने, उठने, बैठने, चलने हर चीज़ का ध्यान रखना है अपना। आपको नीचे नहीं बैठना है, क्योंकि नीचे से बैठकर फिर ऊपर उठना बहुत ही पेनफुल हो सकता है। तो साथ ही में जब आप अपने बेबी को फीड करती हैं तो अपने ऊपर एक पिल्लो रख लें, ताकि आपको बेंड ना होना पड़े। एंड उस पिल्लो के सपोर्ट से आपका बेबी जो है वो आपके दूध को अच्छे से आराम से ले सके, तो आपके भी पेट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपको कोई बोलने नहीं आएगा, आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है। कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सब आप ही के ऊपर है। जितना ज़्यादा आप अपना ध्यान रखेंगी इनिशियल एटलीस्ट 21 डेज या फिर 1 मंथ तक, उतनी ही जल्दी आप रिकवर करेंगी। बात करें अगर अगली टिप की, तो वो है जब आप हॉस्पिटल से घर पहुंच जाती हैं तो आपको लेना है अजवाइन वाटर। घर पहुंचने के बाद आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप होम रेमेडीज़ कह सकती हैं या फिर घर के नुस्खे कह सकती हैं, वो अपनाने से आपका जो है वो 3 चीज़ों में बेनिफिट मिलेंगे आपको। आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका जो दर्द है वो कम होगा, और साथ ही में आपका जो बॉडी है वो जल्दी रिकवर करेगा। तो इन सब चीज़ों से राहत पाने के लिए जल्दी से जल्दी आपको जो है कुछ घरेलू नुस्खे मैं बता रही हूँ। जैसे अजवाइन वाटर एक है, इससे आपके शरीर को काफ़ी गर्माहट मिलती है। एंड उसको पीने से आपका जो पेट है वो भी कम होता है, एंड आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी बढ़ता है। तो ये अजवाइन वाटर को आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैंने अजवाइन वाटर 21 दिनों तक पिया था, एंड आप अगर और पी सकती हैं तो और भी अच्छा है। 1 मंथ तक, 2 मंथ तक, कोई भी इसमें लिमिट नहीं है। आप जितना पियेंगी उतना ही अच्छा है आपके लिए। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, एटलीस्ट कम से कम 1 लीटर पानी लीजिए, उसको बॉईल कीजिए, एंड उसमें 1 स्पून आपको अजवाइन मिक्स करना है। एंड जब तक वो पानी बॉईल होके हाफ ना हो जाए तब तक आपको उसे बॉईल करना है। एंड देन इसको ठंडा करके रख लीजिए, एंड उसको आप सिप टू सिप पूरे दिन भर पीजिए। ये 1 लीटर का मैंने रेशो बताया है आपको ऐसे 3 से 4 लीटर कम से कम पानी डेली का पीना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको रिकवर होने में मदद करेगी, आपके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएगी एंड साथ ही में आपके पेट को भी कम करेगी, तो वो है सौंठ का हलवा एंड गोंद के लड्डू। फ्रेंड्स, मेरी डिलीवरी के बाद मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, तो मेरे पापा ने सौंठ का हलवा, सौंठ आप शायद काफ़ी लोगों को पता ना हो तो बता दूं कि सौंठ कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये ड्राइड जिंजर पाउडर होता है। यानी कि जो सूखा अदरक है उसको पीस के एक पाउडर बनता है, उसे हम सौंठ कहते हैं। ये जो सौंठ है यानी कि जिंजर पाउडर, इसको आप 2 तरीके से ले सकती हैं। चाहे तो आप इसका हलवा बना के ले सकती हैं, 1-1 स्पून डेली खाइए, एंड अगर आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना के खा सकती हैं। मेरे पेरेंट्स ने तो सौंठ का हलवा बनाया था एंड उन्होंने मुझे गोंद के लड्डू बना के दिए थे। लड्डू
लड्डू को बनाते कैसे हैं ये मैंने एक अलग से वीडियो में बना के शेयर किया हुआ है, तो उसकी रेसिपी आप जाकर देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फ्रेंड्स, ये लड्डू जो है पोस्ट डिलीवरी आपको ये मॉर्निंग में डेली सुबह ब्रेकफास्ट से पहले खाना है खाली पेट में, एंड उसके बाद ही आपको ब्रेकफास्ट करना है। आप इसको खा के देखिए, आपको इतनी एनर्जी देगा। आपके जो पैर हाथ में खिंचाव होंगे या फिर आपको जो भी वीकनेस फील होगी, वो सारी वीकनेस आपको इसके थ्रू दूर हो जाएगी। यहाँ पर नेक्स्ट टिप जो रहेगी वो है कैल्शियम एंड आयरन टैबलेट्स। जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती हैं तो आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं। मुझे 5 डेज तक एंटीबायोटिक दिया गया था। एक आपका पैन डी होता है, आपके कॉन्स्टिपेशन और गैस रिलीफ के लिए दिया जाता है। इसके अलावा मुझे 2 टैबलेट्स और दी गई थी, कैल्शियम एंड आयरन की टैबलेट्स। कैल्शियम की टैबलेट तो आपको पूरे 6 मंथ्स तक लेनी होती है, एंड आपको जो आयरन की टैबलेट्स है वो 3 मंथ्स तक दिया जाता है। सारे सप्लीमेंट्स आपको जो पूरा इनका कोर्स है वो कंप्लीट करना है। ये भी आपकी रिकवरी के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। अगली जो टिप है वो ये है कि आपको एक्सरसाइजेस कब से शुरू करनी है। फ्रेंड्स, पोस्ट डिलीवरी आपको पता ही होगा कि थोड़ा सा स्टमक निकल जाता है, काफ़ी फैट भी, प्रेगनेंसी फैट जिसे कहते हैं, वो हम लोग फैट भी गेन कर लेती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम चाहते हैं कि पहले जल्दी से जल्दी हम लोग पहले जैसे फिट हो एंड फाइन हो जाएं, बट आपको कम से कम 6 महीने तक कोई भी टाइप की एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि आपके स्टिचेस को रिकवर होने में ही ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक लग जाते हैं। मेरे 4.5 मंथ्स हो गए हैं, तो भी मुझे अभी भी नीचे वाला जो मेरा हिस्सा है स्टिचेस वाला, वहाँ पे मुझे नमनेस फील होती है। आई थिंक 6 मंथ लग जाएंगे ये नमनेस जाने में, एंड स्टिचेस में अभी भी मुझे थोड़ी बहुत इचिंग होती भी है। तो आप देख लीजिए, उस हिसाब से आपको कम से कम 6 महीने तक बिल्कुल भी आराम करना है, किसी प्रकार का कोई एक्सरसाइज नहीं करना है। 6 महीने के बाद आप लाइट एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट कर सकती हैं। एंड वैसे भी मैंने जो आपको घरेलू नुस्खे बताए हैं, आप वो हेल्प करेंगे आपके पेट को कम करने में। तो 6 महीने तक आप यही सब चीज़ें यूज़ कीजिए। इस 6 महीने के बाद आप लाइट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हैं। एंड इसके अलावा आप वॉक पर जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वॉक करते वक्त बस इतना सा ध्यान रखिए कि आप छोटे छोटे से स्टेप्स लें, लंबे लंबे स्टेप्स न लें, एंड किसी भी प्रकार का प्रेशर उन स्टिचेस पर पड़ने से अवॉइड करें। फ्रेंड्स, लास्ट एंड आखिरी टिप मैं आपको यहाँ पर ये देना चाहूँगी कि बिफोर डिलीवरी अगर आपको कफ होता है, यानी कि अगर आपको खांसी है, तो उसका ट्रीटमेंट टाइम पर करवा लें। अब यहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मुझे जस्ट डिलीवरी के 1-2 दिन पहले ही वायरल फीवर हुआ था, एंड उस वजह से मुझे कफ भी हो गया था, कोल्ड एंड कफ दोनों ही हो गया था, तो काफ़ी खांसी होती थी। जो मेरी ड्यू डेट थी उससे 10 दिन पहले ही मेरी डिलीवरी हो गई, एंड मेरी जो कफ है वो सीवियर मोड पे थी, लाइक वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी। एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जो डिलीवरी है वो सी के थ्रू हो जाएगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई थी कि जब स्टिचेस आए थे, तो मैं जब खांसती थी तो फिर मुझे इतना पेन होता था स्टिचेस पर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि आप जैसे ही खांसती हैं तो सारा प्रेशर आपके टमी पर पड़ता है, स्पेशली जहाँ पर स्टिचेस आए हुए हैं, तो वो बिल्कुल इतना दर्दनाक होता है। इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ कि अगर आपको डिलीवरी के पहले सर्दी या खांसी है या फीवर है, तो इसका ट्रीटमेंट फटाफट से लेके जल्दी से इसको ठीक कर ले। इसका ट्रीटमेंट अगर नहीं लिया तो, और अगर आपकी डिलीवरी सी के थ्रू हो गई, तो मैं बता दूं कि अब काफ़ी पेनफुल रहने वाला है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आप डिलीवरी के पहले ही ट्रीटमेंट लेकर ठीक कर लें। फ्रेंड्स, ये थे सारे केयरिंग टिप्स जो मैंने फॉलो किए आफ्टर डिलीवरी, एंड मैं अब काफ़ी रिकवर हो चुकी हूँ। आई एम बैक टू नॉर्मल, एंड मैं भी सब कुछ करने लग गई हूँ पहले की तरह। तो इस सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें, इन चीज़ों को फॉलो करें, आप जल्दी रिकवर करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी मदरहुड को एंजॉय करें। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।